ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत को आज एक और सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ के जवान पीके साहू जो गलती से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गए थे, आज वतन वापस आ गए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीके साहू को आज वापस भेज दिया। पीके साहू गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया था। 23 अप्रैल से वो लापता थे। अब 20 दिनों के बाद पीके साहू की वतन वापसी से उनके परिवार के साथ साथ पूरे देश में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। भारत के दबाव बनाने के बाद ही पाकिस्तान ने पीके साहू को वापस भेजने का फैसला लिया था और साहू अटारी वाघा बॉर्डर से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ जवान पीके साहू की वतन वापसी अब हो चुकी है। 20 दिन बाद पाकिस्तान से पीके साहू वापस लौट गए हैं और पाकिस्तान ने पीके साहू को वापस भेजने का फैसला तब लिया जब भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। तो अटारी वाघा बॉर्डर से पीके शॉ की वतन वापसी भारत के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने उनको वापस घर भेज दिया है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, पहले तो पूरा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है कि पीके शॉ के देश वापस आने के बाद देशवासियों में खुशी की लहर है। उनके घर वाले बहुत खुश हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, 10:30 बजे का ये डेवलपमेंट है जब बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि 10:30 बजे पीके शॉ जो 23 अप्रैल से लगातार पाकिस्तान के रेंजर्स जो बीएसएफ का जवान है हमारे। देखिए, अटारी वाघा शिवानी लौटते हैं आपके पास। शिवानी, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। उसी बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस वक्त पीके शॉ की वतन वापसी हुई, उस वक्त ये काफिला लगातार आगे बढ़ा, उनको आगे ले जाता हुआ। तो देश में वतन वापसी के बाद देखिए देशवासियों में खुशी की लहर है। परिवार वाले बहुत राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय तो बना हुआ था कि बीएसएफ जवान जो कि गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे, वो वापस आते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। 20 दिन के बाद पाकिस्तान से पीके शॉ की वतन वापसी और देशवासी लगातार खुश। और शिवानी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। शिवानी, आवाज आ रही है आपको? अप्रैल के दिन जब जी मैं आपको बता रही थी कि इनएडवर्टेंटली क्रॉसिंग हुई थी, यानी कि बिना किसी सैन्य उद्देश्य के ये क्रॉसिंग हुई। गलती से पीके शॉ पाकिस्तान की टेरिटरी की तरफ चले गए थे और उसके बाद लगातार बीएसएफ का प्रयास था कि फ्लैग मीटिंग्स कराई जाएं और पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। इनिशियली आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे वो वक्त दे के कई बार ऐसी खबरें आई कि वो बातचीत के लिए नहीं आए। तो तनाव क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ा, तो जो प्रोटोकॉल्स थे आमतौर पर 24 से 48 घंटे के भीतर इस तरह की वापसी होती है। अगर कोई सोल्जर इनएडवर्टेंटली दूसरे कंट्री में जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं वहाँ पर क्रॉस कर जाता है और अगर कोई वॉर का माहौल नहीं होता है तो वक्त 1 से 2 दिन का लगता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ से जो एनसर्कलमेंट हो रहा था, जो डिप्लोमेटिक सख्ती बरती जा रही थी, उससे नाराज़ था। उसकी बौखलाहट और जो खींच थी वो साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में अनप्रोफेशनल रवैया पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया। उसने इतना वक्त लगाया भारत के बीएसएफ कांस्टेबल को भारत को लौटाने में, लेकिन राहत की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की आक्रामकता का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो बैकफुट पर आया पाकिस्तान और अब पीके शॉ को भारत को सौंप दिया गया है। और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके तहत मेडिकल कराया जाता है, डीब्रीफिंग होती है, बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि आपके साथ कैसा सलूक रहा इन 20 दिनों में, वो सारी प्रक्रिया हो रही है और उसके बाद उनको आगे जो डिटेल्स होंगी वो बताई जाएंगी। जी, चलिए फोन लाइन पे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सिवान जी जुड़ गए हैं। सिवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस न्यूज़ को आप देश के लिए कितनी बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं, पीके शॉ का देश में वापस आना, और अब यहाँ से आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी वो आपसे समझना चाहेंगे। क्या कुछ होगा इससे आगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि दोनों देशों के बीच में एक प्रोटोकॉल है बीएसएफ और रेंजर के बीच में। अगर कहीं गलती से कोई जवान चला जाता दूसरे देश में तो वो एसओपी के तहत उसको वापस दिया जाता 24 से 48 घंटे में। ये मैं मानता हूँ क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में तनाव दोनों के देश में था, तो बातचीत हुई और वो वापस। ये भी समझना चाहिए हमारा जो बीएसएफ का जवान वहाँ क्रॉस कर जाता है, वहाँ से भी एक रेंजर जो है जवान वो भी क्रॉस कर चुका था भारत के अंदर आईबी सेक्टर में।
मुझे लगता है उसके बारे में भी बात की तो उसको भी भेजा जाएगा। मगर एक अच्छी पहल है। अभी ये पाकिस्तान ने किया क्यों? देखो पाकिस्तान भी डर गया है, घबरा गया है। जब से हमारा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उनको मार मारी है, जिस प्रकार से पूरे आतंकवादी जो इनके कैंप थे और स्पेशली हेडक्वार्टर से जो जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा हिजबुल मुजाहिदीन के हमने उनको बर्बाद कर दिया, उनके 11 फ्रंट लाइन जो एयरफील्ड थी उनको भी एक प्रकार से बहुत डैमेज किया। तो पाकिस्तान अभी बैक फुट पे है और पाकिस्तान अभी नहीं चाहता कि कहीं भारत को एक प्रकार नाराज किया जाए, तो उसने अभी इसको भेज दिया है। एक बड़ी अच्छी पहल है। मैं कहूँगा ये तो दो देशों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये पीस टाइम में इनवेडेंटली क्रॉस हो जाता है दोनों तरफ से, तो एक अच्छी पहल है। और मुझे लगता है हमारे पास जो BSF के पास जो एक रेंजर जवान भी क्रॉस कर गया था साइड गुजरात के इलाके में, उनको भी हम वापस देंगे। मगर ये सच्चाई है, जो मार हमने मारी है ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान आने वाले समय में याद रखेगा कि वाकई भारत जो है बदलता हुआ भारत है और एक न्यू नॉर्मल बना दिया हमने। अगर कोई आतंकवादी घटनाएं भारत में होती है तो हम उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये सच्चाई है। अब पाकिस्तान भी काफी भुखा हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है और वो दुआएं मांग रहा है जो वर्ल्ड बॉडी से। बिल्कुल सर, आपके पास लौटती हूँ मैं। कर्नल रोहित देव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर रोहित जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवान की वतन वापसी हुई है, ऐसे में दोनों का कनेक्शन कितना बड़ा है वो आपसे समझना चाहेंगे। जी मेरे ख्याल से तो इसको समझने के लिए एक ही लाइन काफी है, बट मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। लाइन तो ये है कि जब इन्होंने हमारे से गुहार की और माफी मांगते हुए बोला कि सीज फायर किया जाए, तो जब हमारे डीजीएमओ ने उनसे वार्तालाप की होगी, तो मैं समझता हूं कि उस वार्तालाप की एक कंडीशन में ये कंडीशन भी होगा कि आप हमारे इस जवान को वापस करेंगे। तो ये एक बुनियादी तौर पर है। ये वो दौर नहीं है कि हम 93,000 प्रिजनर्स को जाने देंगे और अपने वापस नहीं लाएंगे। हम किसी को भी वहाँ छोड़ेंगे नहीं। हमारा अगर नागरिक वहाँ पे है वापस आएगा। तो ये एक मैसेजिंग है। आपने देखा होगा जब अभिनंदन भी उधर जब बेल आउट किया था तो प्रेशर इतना ज्यादा था इमरान खान पे कि खाली इतना ही बोला गया कि वापस कर दो वरना हम कल शुरू हो जाएंगे, और वो उनको अच्छी तरह से रख के सूट पहना के खुद वापस लेके आए थ्रू द बॉर्डर फेंस। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो भी कूटनीति है और जो हमारा जो ये मिलिट्री इंटेंट है, ये मिलिट्री इंटेंट का जो बलबूता है वो हमारी कूटनीति को ड्राइव कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है कि हम अपने समझौते अपने टर्म्स पे कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एक यही वजह है कि पाकिस्तान ने जैसे ही उनको सीज फायर का कल भी एक टॉक्स हुए थे डीजीएमओ के, उसके बाद आज उन्होंने हमारे उस सैनिक को इस तरफ वापस कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मिलिट्री माइट है विच इज ड्राइविंग द जियोपॉलिटिकल इंटेंट एंड द डिप्लोमेसी टुडे एंड गिविंग द हैंड टू द गवर्नमेंट पॉलिटिकली टू प्ले इट्स कार्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डन जॉब एंड कुडोस टू द डीजीएमओ फॉर डूइंग दिस। जी रोहित सर, एक और सवाल है मेरा। अभी भी हम बॉर्डर पर कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं तो होते हुए देख ही रहे हैं जिसमें पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसी घटना सामने आती है जिसमें वो हमारे BSF जवान को वापस लौटा देते हैं। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, क्या निकाला जाए इससे? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पहला है कि फर्स्ट तो जो पहला आप बोल रहे हैं जो जवान वापस आया, वो तो हमारे जो हमारी जो क्षमता है, जो हमारी मिलिट्री माइट है, जो हमने उन पर रखी है, ये उसका असर है। जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, मैं ये तो काफी आसानी से आपको बता सकता हूँ कि बॉर्डर शांत नहीं हो सकता जी। LC कंडीशन है, शिमला एग्रीमेंट खारिज पाकिस्तान ने किया है, तो अभी तो जो बॉर्डर है उस पर घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पूरी अपनी छवि बनाई है कि कश्मीर आतंकवाद को बढ़ावा देके स्टेट पॉलिसी, तो मई का महीना है तो गोलाबारी इन्फिल्ट्रेशन तो आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। बिल्कुल। तो जब तक वो गोलाबारी करके उसके आड़ में अगर घुसपैठिया भेजेंगे तो भारत भी मुंह तोड़ जवाब देगा जी। तो ये तो जो कार्रवाई है ये तो चलेगी अभी अक्टूबर तक, तो इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, अगर रिहायशी इलाकों की तरफ दोबारा इन्होंने अपनी आंख उठाई तो भारत उनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, भारत उनको दोबारा जवाब देगा। और PM मोदी भी ये अपने संबोधन में संदेश भी दे चुके हैं। संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए अब वतन वापसी हो गई है जवान की, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उसके बाद अब क्या मेडिकल चेकअप होगा उनका, क्या आगे स्टेप्स लिए जाएंगे? धन्यवाद। पक्का मेडिकल चेकअप होगा, उससे पूछताछ होगी, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया उसके बारे में पता किया जाएगा, और फिर यकीनन अगर उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो इसके बारे में उनको बताया जाएगा कि आपने इस जवान के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया है। और उनके भी कई एक जवान इस तरह होता रहता है, ये
LOC के ऊपर ये कोई नई बात नहीं है, इधर उधर होता है क्योंकि कई जगह पे फेंसिंग होता है, कहीं पे नहीं होता है। जो ये जवान भी गलती से चला गया, ये नॉर्मल है और हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं। इसमें ऐसे कोई ये नहीं है कि हमने अभी क्या है या हाँ, अभी इसका महत्व ये है कि 22 तारीख को पहलगाम हुआ, 23 तारीख को ये जवान गलती से उस पार चला गया और अब इन्होंने आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है। तो जनरली इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं हम भी छोड़ते हैं, ऐसे नहीं है। हम भी जवानों को उनका अगर गलती से हमारा, अब हो सकता है इस LOC के इस जो 3-4 दिन लगातार गोलाबारी, उनके भी कोई एक जवान इस तरफ आगे होंगे या होंगे अपनी तरफ, उनकी तरफ, ये होएगा। ये दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, ये और वो करना चाहिए। ये है कि लड़ाई अपनी जगह है और ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर अपनी जगह है, ये बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। ये दोनों कम से कम, जिससे बोलते हैं कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर कल उनका जवान आएगा, हम भी नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ऐसे नहीं है, तो नॉर्मल है। इट इज ऑल गिव एंड टेक एंड शुड बी डन एंड शुड बी सीन एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। We must respect and they must also respect whenever we return। अब पक्का उनके भी हमारे पास होंगे, हम वापस कर देते। मछुआरे हुए, फिर उनके आते हैं, हम वापस कर देते। सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। पता चल जाता है इंटेंट, ये गलती से हुआ है या ये जान के आया है। उन्होंने 2 दिन उससे पूछताछ की होगी, उन्होंने समझ गया ये तो बेचारा सीधा साधा जवान है, गलती से आ गया, छाए में बैठना था, उधर आ गया, पेड़ के नीचे आ गया। सो बिलीव इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग and we must not add too much to it। जी बिल्कुल। संजय सर, एक और सवाल है मेरा आपसे। अब ये मान के चलें इस घटना के बाद या इसके बाद जो भी होगा कि पाकिस्तान अब कंप्लीटली बैकफुट पर आ गया है? देखिएगा, ये जो नॉर्मल कार्रवाई है ये तो चलती रहेगी और जहाँ तक कि दोनों देशों का आपसी संबंध है वो आतंक को लेकर के सुधरना बहुत जरूरी है। अगर आतंक का सहारा लेकर के पाकिस्तान आगे चलेगा तो दोनों देशों के बीच में संबंध कभी भी नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं सुधर सकते। इतने अभी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के दबाव में आकर के पाकिस्तान जो है तो बात करने की कोशिश कर रहा है, उनको बता रहा है कोई नहीं, उस दबाव में पाकिस्तान आगे कि भाई उनको बताओ, हमारी मदद करो। अमेरिका को गुहार लगा रहा है, हमारी मदद करो, हम तो बैकफुट पे आ गए, हमारे को तो इस तरह कहीं हो सकता है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे उनको मार खानी पड़ी, कुछ जो भी जैसे भी है, हमें डिटेल तो मालूम नहीं है, पर जरूर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण वो बिल्कुल ही उससे घुट्टे टेक दिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत का अपर हैंड है, अभी पाकिस्तान बैकफुट पर है। पर अगर इसके बाद अगर ये वक्त पाकिस्तान लेता है अपने आप को मजबूत बनाने में या आतंक फैलाने में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो हम लोगों को बस सख्त निगरानी रखनी है, हमने भी अंदरूनी हालात अपने के ऊपर सख्त निगरानी रखनी है, इस तरह के हालात बिगड़े नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये भी कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ ना, उसके बाद पाकिस्तान पर जिस तरह से दबाव डाला गया वो भी एक कारण है कि जवान की वतन वापसी हुई है। हमारे साथ AK शिवांश जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 21 दिन तक उस जवान को वहां पर रखा गया पाकिस्तान में, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी थी उनकी 21 दिन तक रखना, जो कि जवान गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया? सर, आवाज आ रही है आपको? संजय जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 21 दिन तक उस जवान को रखा गया जबकि गलती से बॉर्डर क्रॉस हुआ है, ऐसे पहले भी घटना हुई है, क्या 21 दिन तक रखना कोई स्ट्रैटेजी हो सकती थी? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए देखिए, भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है। करीब 20 दिन बाद पाक की कैद से भारत लौटा है BSF जवान। अटारी वाघा बॉर्डर से स्वदेश में उसकी वापसी हुई है। नाम है इनका PK शॉ। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस वक्त ये अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचे और BSF के जवानों ने और तमाम लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। वो काफिला कैसे आगे बढ़ा उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इस न्यूज़ को देखा जा सकता है और ये भी कि दोनों देशों का इंटेंट, हालांकि इस मामले में पाकिस्तान का इंटेंशन और इंटेंट दोनों ही साफ है क्योंकि BSF जवान जो कि गलती से पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर गया था, अब 20 दिन बाद 20-21 लगभग दिन के बाद जब वो देश में वापस आया है तो
और चलिए जम्मू से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बड़ी खबर पर। सुनील जी देखिए, एक बड़ी न्यूज़, एक राहत वाली न्यूज़, देशवासी खुश हैं, पीके शॉ के घर वाले खुश हैं। इस पूरी खबर को कैसे देखा जाए और आगे यहाँ से पीके शॉ के साथ जो भी बातचीत होगी, जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगी, वो कैसे आगे बढ़ेंगी, वो समझना चाहेंगे आपसे। जी, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल पूरे देश ने बल्कि पूरे विश्व ने देखा कि हमारा सुरक्षा बल जो है कितने सक्षम है। हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को भी ये रियलाइज हुआ कि वो भारतीय सेना की माइट को मैच नहीं कर सकते। अब भारतीय सेना जो है सुपीरियर है, प्रोफेशनल है, और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया है, पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश मिल गया। और उसके बाद पाकिस्तान को साफ तौर पर हमने अगर देखा तो स्तर पर भी उस पर काफी जो है दबाव बनाया, और पता है कि वो ज्यादा तक बीएसएफ के जवान को अपने क्या दे सकता था, क्योंकि भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देने वाला था। अब जो बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने छोड़ दिया है, लेकिन अब एक प्रोटोकॉल रहता है कि उनका जांच होगी, उनसे पूछताछ भी होगी कि इन 20 दिन जब वो बंद थे, पाकिस्तान के कब्जे में थे, तो वहां पर क्या हुआ, उनसे क्या पूछा गया, उनके साथ टॉर्चर तो नहीं हुआ, उनसे कुछ बातें क्या क्या पूछी गई, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने, पाकिस्तानी एजेंसियों ने भी उनसे जो है कई बातें उगलवाने का जो प्रयास किया होगा, तो उस पर जो है पीके शॉ से जो है बातचीत होगी। बीएसएफ जो है तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनसे पूछताछ करेंगी कि इस दिन में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया और उनसे क्या बातें हुई वहां पर। ये सब इस पर जो होगा जांच भी होगी, ये तो एक प्रोटोकॉल रहता है। सुनील जी, अभी जब जवान वापस लौट गए हैं, उनकी तबीयत कैसी है? क्या उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? और कब उनका मेडिकल टेस्ट होगा? क्या क्या टेस्ट किए जाएंगे? जी, जैसे ही पीके शॉ को छोड़ दिया गया, 18 सीमा से वो प्रवेश किए, तो उसके बाद सीधा उनको जो है मेडिकल चेकअप जानकारी तो नहीं मिल पाई है, पूरी तरह से मेडिकल टेस्ट होंगे, और साथ में फिर जो बीएसएफ है और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे पूछताछ भी करेंगे कि आखिर इन 20 दिनों में उनके साथ क्या हुआ, वहां उनसे क्या पूछताछ की गई, पाकिस्तानी एजेंट में उनसे क्या बात की, तो सब पर जो उनसे जानकारी ली जाएगी। एक प्रोटोकॉल रहता है और ये ब्रीफ जो है की जाएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान का रवैया हमेशा से अनप्रोफेशनल रहा है। देखिए, बीएसएफ का जवान था, ये चौकी पर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात था, और इसे ये सीमा पार कर गया होगा। कई बार ऐसा होता है कि सीमा पर जवान है गलती से 1-2 इंच आगे पीछे चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है हमने फ्लैग। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुनील जी, इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का पूरी दुनिया पर क्या असर होगा वो आपको दिखाएंगे। और देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। देश दुनिया पर इसका कैसा असर होगा ये आपको बताएंगे। करीब 12 साल बाद गुरु ग्रह बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु गोचर ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना गया है, और गुरु के मिथुन राशि में गोचर करने से इसका प्रभाव भी देश दुनिया सहित सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ जाएंगे। उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। और ज्योतिष शास्त्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति का विशेष महत्व है। इस साल गुरु बृहस्पति का आज दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। आज रात 11:20 पर बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये गोचर शनि के बाद साल 2025 का सबसे प्रभावशाली ग्रह गोचर माना जा रहा है। इसका असर देश दुनिया के साथ साथ लोगों के जीवन पर भी दिखाई देगा। ज्योतिष में बृहस्पति को वाणी, शिक्षा, करियर, ज्ञान, विवाह और सौभाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को वैवाहिक सुख, करियर में उन्नति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति एक राशि में करीब 12 महीने तक रहते हैं, जिससे उनका ये गोचर लंबे समय तक प्रभावी रहता है।
मिथुन राशि बुद्धि, संचार और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। ऐसे में बृहस्पति के प्रभाव से ये राशि और अधिक सकारात्मक होगी। बृहस्पति का ये गोचर बेहद अहम है क्योंकि ये शुभ ग्रह जीवन के कई क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करता है। बृहस्पति की दृष्टि विशेष रूप से पंचम, सप्तम और नवम भाग पर बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। ये गोचर सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन मिथुन, तुला और धनु राशि वालों के लिए ये विशेष रूप से शुभ रहेगा। बृहस्पति साल 2025 में 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। साल के आरंभ में बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस समय बृहस्पति बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से मिथुन राशि को क्रॉस करेंगे, जिसको हम कहते हैं अतिचारी होना, तेज गति से चलना। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर उनकी अपनी राशि यानी प्रथम भाग में होगा। प्रथम भाव आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य से संबंधित है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जबकि प्रेम संबंधों में रिश्ते और मजबूत होंगे। इस दौरान विवाह का फैसला ले सकते हैं। करियर के लिए भी ये समय लाभकारी रहेगा। समझदारी से किए गए व्यापार में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति तृतीय और पंचम भाग के स्वामी हैं और अब वो नवम भाग में गोचर करेंगे। नवम भाग भाग्य, धर्म और विदेश यात्रा से जुड़ा है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, जिससे प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। जो लोग सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस समय सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सफलता पाने का ये शुभ समय होगा। धनु राशि में स्वामी खुद बृहस्पति हैं और इस गोचर में वे सप्तम भाग में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाग विवाह, जीवन साथी और साझेदारी से संबंधित है। जिन लोगों को विवाह में देरी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें इस दौरान राहत मिल सकती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी। सामाजिक स्तर पर धनु राशि वालों को सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मिथुन, तुला और धनु राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर विशेष रूप से शुभ है, लेकिन दूसरी राशियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दौरान लोगों को अपने लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए और बृहस्पति की शुभ ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। मिथुन राशि में गुरु के गोचर के शुभ संयोग का लाभ उठाने के लिए ज्योतिषाचार्यों ने गुरु मंत्र का जाप करने, पीली वस्तुओं का दान करने और गाय की सेवा करने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य राज मिश्रा जी और पंडित संजय शर्मा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु का ग्रह गोचर, सबसे पहले तो इसको समझाइए कि इसको हम आम भाषा में कैसे समझें। हम सबका जीवन, दुनिया और देश पर क्या असर होगा ये भी समझेंगे, लेकिन ये ग्रह गोचर कहता क्या है? देखिए, बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। अगर इस ब्रह्मांड को लेकर के देखा जाए, सबसे बड़े प्लैनेट भी शायद बृहस्पति ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत माने जाते हैं। देवताओं के गुरु हैं। और श्री रामचरितमानस में तो बृहस्पति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक लिखा कि गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी भी अपने जीवन में प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द है, मेरा नहीं है। बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैं अगर मानव के जीवन की ही बात ना करूं सुगुप्ता जी, अगर मैं बात करूं पूरे ब्रह्मांड की, इवन अगर देवताओं के जीवन की बात करूं, आपको याद होगा, मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस में भरत जी जा रहे हैं राम जी को मनाने। इंद्र को लगा कि अगर भरत जी राम जी को मना करके ले आए तो हमारी जो प्लानिंग है वो सब खराब हो जाएगी, राक्षसों का वध कैसे होगा। तो इंद्र ने कहा अपने जो उसके गण इत्यादि हैं कि ऐसा करो कि भरत जी के रास्ते को रोक लो। तो बृहस्पति वो देवता थे जो इंद्र को बर्बाद होने से बचा रहे थे। अगर उस टाइम पर
इंद्र भरत जी का रास्ता रोकता तो शायद इंद्र को अपना जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती, भगवान राम उसकी जीवन लीला समाप्त कर देते। और तब देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक महजरई। तो बृहस्पति का आपके जीवन के अंतर्गत, आपके कुंडली के अंतर्गत अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा शास्त्र कहता है कि यदि किसी कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, केंद्र या त्रिकोण में अगर बृहस्पति आ जाए, तो बाकी ग्रह प्रतिकूल होने के बाद भी वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है। और अगर बृहस्पति आपके जीवन में प्रतिकूल हो जाए, अनुकूल ना हो, तो बाकी ग्रह अनुकूल होने के बाद भी आपका जीवन बेहतर नहीं होता है। रीजन ये है कि बृहस्पति ज्ञान को देने वाले हैं, गुरु ज्ञान को देने वाले हैं, तो इसलिए उनका परिवर्तन हम सभी के जीवन के लिए, चाहे वो मानव की बात करूं या मैं प्रकृति की बात करूं या मैं पशु पक्षी की बात करूं, सभी के लिए ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हुआ। गुरु जाएंगे कहां? मिथुन राशि के अंतर्गत गुरु गोचर करने जाएंगे। ऋषि पाराशर ने गुरु बृहस्पति के लिए कहा, बड़ा सुंदर कहा कि अगर अच्छी परिस्थिति में गुरु हैं आपके लिए तो क्या करते हैं? राज लाभम महत सौख्यम राज सम्मान कीर्तन, राज्य लाभम महत सौख्यम राज सम्मान कीर्तनम गजवाज समायुक्तम देव ब्राह्मण पूजनम। यदि बृहस्पति आपके लिए अच्छी परिस्थिति में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सुख देते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति आपके लिए खराब परिस्थिति में जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है समझने वाला, तो उन्होंने कहा स्थान भ्रंश मन संतापम पूर्ण पितृ पूर्णा महाभयम। अगर खराब परिस्थिति में है तो स्थान भ्रंश मन संतापम, स्थान छूट जाता है, डिप्रेशन इत्यादि होता है, मन में संताप होता है, संतान को कष्ट इत्यादि होता है। तो मिथुन राशि क्योंकि वो थर्ड हाउस के अंतर्गत जाएंगे, अगर मैं काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत उठा करके देखूं, थर्ड हाउस निश्चित रूप से पराक्रम का हाउस है। थर्ड हाउस अगर देखा जाए भाई बहन इत्यादि का हाउस है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैं देखूंगा तो मैं उसको पराक्रम का हाउस कहते हुए डिसीजन के लिए जानना चाहूंगा। तो मुझे लगता है अब जो दुनिया की परिस्थिति होगी एक बैलेंस डिसीजन लेने का प्रयास करेगी। अलग अलग लोगों के लिए क्या होगा, काफी अच्छे से आपने ना महत्ता को बताया गुरु के इस पूरे ग्रह गोचर के पूरे परिवर्तन से। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे परिवर्तन से करियर, नौकरी, इस सब में भी क्या कोई बदलाव होगा? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले जीएनटी के दर्शकों को नमस्कार। और कहते हैं कि गुरु का महापरिवर्तन जो आज हो रहा है वो सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राज्य ने इतने विस्तार से बताया। और नौकरी चाकरी के लिए कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ के लिए थोड़ा खराब भी रहेगा, क्योंकि जिन राशियों के लिए चौथा, 8वां और 12वां बृहस्पति है वो थोड़ा निश्चित रूप से खराब फल देगा। क्योंकि गुरु जो आज परिवर्तित हो रहे हैं और रात्रि को 11:35 पे, रात को 10:35 पर इसका जो है प्रादुर्भाव जो है, और मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में। तो जिन लोगों की राशियों के हिसाब से मैं आपको पूरा विवरण दे देता हूं कि किस राशि के हिसाब से कैसा रहेंगे बृहस्पति। तो सबसे पहले जो है मेष राशि की अगर हम बात करें तो उनकी जितनी भी बड़ी उलझने जीवन के अंदर चल रही थी, जो नुकसान चल रहा था, वो सब का सब जो है मेष राशि वालों का खत्म हो जाएगा। और देखिए, जैसा कि हमने लिखा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हम सब के जीवन को और देश दुनिया को किस तरह से प्रभावित करेगा, उसी के बारे में चर्चा हमारी जीएनटी पर लगातार जारी है। दो खास मेहमान बने हुए उनके पास चलते हैं। संजय जी, आप राशियों के बारे में बता रहे थे कि किस राशि पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है, तो उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि कालपुरुष की प्रथम राशि है और उसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि मेष राशि से तीसरे भाव में जो है बृहस्पति गोचर करेंगे, तो भाई बंधुओं मित्रों की काफी ज्यादा चिंता आपको सता सकती है और आपके लिए भौतिक विकास, मतलब फाइनेंशियली आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। और जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं इस वक्त, कैरियर में, धन में आपके काफी अच्छा योग बनेगा। क्योंकि मेष राशि में जो के लिए गुरु जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे और भाग्य स्थान को भी जो है देखेंगे, तो उनके भाग्य स्थान पे जो दृष्टि पड़ेगी उनके भाग्य में काफी वृद्धि रहेगी, धन का सहयोग भी बढ़ेगा जिनकी मेष राशि है। और उनको जो है गुरुवार के दिन अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, या ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं जिनकी मेष राशि है।
अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, जो सेकंड राशि है कालसर्प की, वृषभ राशि। आपको के सेकंड भाव में आ रहा है तो धन प्राप्ति होगी, पर उसका सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धन की स्थिरता को रखें, धन को वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाले 13 महीने में बृहस्पति जो है आपके लिए बड़े ही शुभकारी रहने वाले हैं। धन की वर्षा करेंगे, बारिश करेंगे, आपके पास काफी अच्छा धन आ जाएगा और अचानक से आपको लाभ होना शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि आज से जो है आपका लाभ का समय स्टार्ट हो गया है, तो आपका रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और धन की स्थिति आपकी इन 13 महीनों में काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि अष्टम के ऊपर भी पड़ेगी। हेल्थ वाइज थोड़ा सा पेट का, डाइजेशन का, लीवर का थोड़ा ध्यान रखें, खाने पीने में थोड़ा संतुलन बना के रखें, वो बहुत ही जरूरी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि के अंदर स्वयं की राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो आपको धन लाभ, आपकी हेल्थ की वृद्धि, लाभ, जितना आप प्रयास करेंगे अपनी हेल्थ को ध्यान रखने का उतना लाभ ही होगा। और धन की स्थिति, कारोबार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, स्वाध्याय की स्थिति, अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। और आपकी उपलब्धि और आपका मान सम्मान, क्योंकि आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, क्योंकि जिस घर में बृहस्पति बैठ जाता है उसकी वृद्धि भी करता है, और वक्री हो जाता है तो ज्यादा लाभ देता है, क्योंकि गुरु जो है जब किसी राशि में आता है तो थोड़ा बहुत उथल पुथल जरूर करता है, परंतु आपकी मिथुन राशि है, क्योंकि नक्षत्र मंगल का है, इसलिए आपके लिए लाभकारी रहेगा। राशि बुध की रहेगी, क्योंकि बुध की न्यूट्रल राशि है जिसमें ये प्रवेश कर रहा है, तो आपकी जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए काफी अच्छा सुयोग बना रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए जो है ये जो बृहस्पति का महापरिवर्तन है थोड़ी सी चिंता व्यथा बना सकता है। कानूनी उलझन से दूर रहें, किसी भी प्रकार के झंझट में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि झंझट आपके नुकसान करेगा, फाइनेंशियल लॉस करा देगा, तो इसलिए आपको झंझट से दूर रहना चाहिए। दूसरा, आपके मान सम्मान की वृद्धि के लिए, आध्यात्मिक शक्ति की उन्नति के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, साधना करनी चाहिए। और इस वक्त भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या भगवान कृष्ण की पूजा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप, या ओम यम यश सम्रेण मात्रेण जन्म संसार बंदनाथ मुंचे तस्म विष्णु प्रभो विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम का पहला ही मंत्र है, इसका जाप, तो इससे आपकी आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। पर आपकी कर्क राशि भी है, तो शिव का ध्यान करना बिल्कुल भी ना भूलें, भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि भगवान शिव के प्रकोप से ही मंगल का भी उत्पन्नता हुई है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए ये गोचर कैसा रहेगा। आपके जीवन में अनावश्यक शोभ का योग रहेगा। आपको कहीं से कोई मन के अंदर जो है वो थोड़ी टेंशन हो सकती है और मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, परंतु बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे इसी साल में, तो उस वक्त आपको धन का लाभ, मन में हर्ष, खुशी, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 11वें भाव में गुरु आएंगे। तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो बड़ा ही शुभ फल देता है, परंतु आपके ऊपर शनि का ढैया भी चल रहा है सिंह राशि के ऊपर, तो स्वास्थ्य पे कुछ धन खर्च होने की संभावना होगी। परंतु गुरु की स्थिति इतनी मजबूत है जो आपके धन में और कैरियर में काफी वृद्धि करेगी जिनकी सिंह राशि है। परंतु सूर्य नारायण की पूजा करना और बृहस्पति की पूजा करना, इन दोनों की पूजा अवश्य करें। और क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में भी ये जाएंगे, तो गुरु अपने नक्षत्र में भी जब प्रवेश करेंगे तो काफी ज्यादा लाभ सिंह राशि वालों को देंगे। और 12वें भाव में किसी अच्छे शुभ कृत्य पर भी धन खर्च आपका होगा, जो आपके जीवन में सुखदायी और आनंददायी होने वाला है। तो सिंह राशि वालों को बड़ा संभल के चलना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और परिवर्तन के योग भी आपके जीवन में सितंबर से लेकर के और दिसंबर में कोई बड़ा परिवर्तन होने का योग भी बन सकता है जिनकी सिंह राशि है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के जीवन के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। पुराने मित्रों, दोस्तों से नई मुलाकात होगी, मित्रों से मिलन से हर्षोल्लास भी आपको होगा। और दूसरा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं जिसमें थोड़ी रुकावटें चल रही थी, काम धंधे में भी गति आ जाएगी, क्योंकि इस साल गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो गुरु की जैसे जैसे स्पीड तेज होगी, ऐसे ही आपके जीवन में भी काफी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस साल आप अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, कंसंट्रेशन से काम करें, भगवान का ध्यान जरूर करें।
क्योंकि अन्न जल की प्राप्ति देने वाले जो भगवान है भगवान विष्णु ही है, क्योंकि शिव जो है डिस्ट्रॉयर लॉर्ड है, ब्रह्मा जो है क्रिएटर लॉर्ड है और विष्णु आपके पालनहार है। तो पालनहार की अगर पूजा करते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, ब्राह्मण बुजुर्ग अंधे का सम्मान करते हैं, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपने पितरों का ध्यान रखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा लाभ देगा बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति में एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि जितना सत्य को धारण करेंगे, धार्मिक रहेंगे, परमात्मा के प्रति लीन रहेंगे, आपकी आस्था जितनी परमात्मा में लीनता से रहेगी, मगन रहेंगे, उससे विशेष लाभ रहेगा। तो संजय जी, मेष से कन्या राशि के बारे में आपने काफी अच्छे से समझाया कि क्या असर अब पड़ने वाला है इस परिवर्तन से। राजी हमारे साथ बने हुए, राजी जो बाकी की राशियां हैं उन पर इस परिवर्तन के बाद क्या असर पड़ेगा, आपसे समझना चाहेंगे। अगर मैं तुला राशि की बात कर लेता हूं, 3rd हाउस के स्वामी है बृहस्पति और 6th हाउस के स्वामी है, भाग्य भाव में जाएंगे, धर्म इत्यादि में बहुत रुचि बढ़ेगी, किसी नए रिसर्च पर, किसी नए एजुकेशन पर, धार्मिक चीजों में आपका मन बहुत लगेगा। और एक बात और बता रहा हूं, अगर आप तुला राशि के हैं और एंजाइटी या डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो मेडिसिन आपकी छूटने वाली है और भाई बहनों को लेकर के आपकी चिंताएं खत्म होने वाली है। बस ध्यान रखिए, भगवान का साथ मत छोड़िए, भगवान की आराधना, अपने इष्ट मंत्र का जब जरूर करते रहिए, तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, वृश्चिक राशि के लिए क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, पंचम भाव और 2nd हाउस के स्वामी है, एक चीज का लाभ होगा, एक चीज पर ध्यान रखना होगा। लाभ किस चीज का होगा? यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और वो पैसा आपका फंस गया था या डूब रहा था, या किसी को पैसा दिया था वो फंस रहा था या डूब रहा था, वो आपका जरूर वापस मिल जाएगा। और अगर कहीं से अचानक लाइक किसी वसीयत वगैरह से कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिलना था या पैसा मिलना था, वो आपका वापस मिल जाएगा। बैंक में कोई ऐसे हैं जो पूर्व पैसे फंसे हुए हैं, नहीं निकल रहे, वो मिल जाएंगे। बट उसके साथ ध्यान रखिएगा, एक तो प्रेमी प्रेमिका की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स निश्चित रूप से क्रिएट होंगी, धोखा इत्यादि मिल सकता है। बच्चों पर थोड़ा सा टाइट, उनको ज्यादा टाइट करने से या उन पर हावी होने से आपको बचने की आवश्यकता है। बच्चों का व्यवहार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और आपकी कई बातें उनके दिल पर लग सकती है और कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे, इस प्रकार का कंडीशन दिख रहा है। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर स्वयं के राशि स्वामी है। मुझे धनु राशि के लिए परिस्थिति बहुत सुंदर लग रही है। देखिए, आजकल जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि मैरिज हो जाए, जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे हो, जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छे हो, घर में खुशियां हो, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। 7th हाउस के अंतर्गत आपके बृहस्पति पहुंचेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, आपका स्वास्थ्य, आपका इंप्रेशन, लोगों से अच्छे रिलेशन, पर्सनल लाइफ के अंतर्गत अच्छे रिलेशन, ये सारी चीजें बनेंगी। मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि यदि विवाह आपका बिल्कुल टूटने की तरफ आगे बढ़ गया था और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सुधरेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, आपको अब थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, स्पीड दिखा लेनी चाहिए। लाइक आपको मैरिज ब्यूरो इत्यादि में रजिस्ट्रेशन करना है, किसी से बातचीत करना है, किसी को प्रपोज करना है, वो सब कुछ करना चाहिए। बृहस्पति आपकी मैरिज कराने के लिए, रिलेटेड टू मैरिज जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। तो धनु राशि के लिए बहुत शानदार समय है मेरे दृष्टि से। अगर मैं बात कर लेता हूं मकर राशि को लेकर के, तो एक बात स्पष्टता से कहूंगा, भाई अगर खाना ज्यादा खाते हैं तो उसको कम कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपका मोटापा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो इस टाइम पर स्पेशली मकर राशि के लिए अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, ऑलरेडी मेरे लिए हो ही रहा है। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि अपने थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने का योग है। यहां पर आवश्यकता क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 10 मिनट जरूर जप किया जाए। इससे आपका एक तो आत्मविश्वास बना रहेगा, भाई बहनों पर, भाई बहन जैसे लोगों पर बहुत अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ कर, मैं ये नहीं कहूंगा भाई बहनों पर भरोसा ना करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। राशि कुंभ की बात कर लेते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। यहां बहुत शानदार है। एक तो सबसे पहले जो नव दंपत्ति संतान को लेकर के बहुत परेशान थे और बहुत प्रयास कर चुके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ले चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी, बृहस्पति आपको संतान देने आ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे या चाह रहे थे पढ़ना नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अब बृहस्पति आपके ब्रेन को खोलने के लिए आ रहे हैं, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए आ रहे हैं। अब आप जो पढ़ेंगे वो याद होगा, अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएंगे। साथ में अगर प्रेमी प्रेमिका रुष्ट हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है,
तो उनका फोन इत्यादि आएगा, उनसे आपकी बातचीत होगी। ये परिस्थिति आपके लिए बिल्कुल शानदार है। मैं कुंभ राशि के लिए परिवर्तन बहुत शानदार कह सकता हूँ। मेरे दृष्टि से अगर मैं मीन राशि पर जाऊंगा, मीन राशि में वैसे भी आजकल राहु और शनि एक साथ गोचर कर रहे हैं। खैर अभी राहु चेंज होने वाले हैं, 2 दिन बाद वो भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बृहस्पति के परिवर्तन को लेकर के बात करूं, खुद के राशि स्वामी है, 4th हाउस में जाकर के बैठे हैं। एक तो सबसे पहले जो लोगों का ट्रांसफर बहुत दूर हो गया था, अपने घर के आसपास आना चाहते थे, माता पिता के पास रहना चाहते थे, परिवार के पास रहना चाहते थे, उनके आने का संयोग बनेगा। विदेश में जो लोग बैठे हैं और जिनका पीआर वगैरह नहीं हो रहा है, ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है, उसके मिलने का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। उसके साथ जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर बहुत चिंतित हैं, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, आपके प्रॉपर्टी बनने का योग होगा। बृहस्पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो जिन्होंने भी आपको जीवन में कुछ सिखाया है, उनका रिस्पेक्ट प्लीज जरूर कीजिए अगर आप बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस पहले दोहे की सबसे पहली चौपाई, बंदो गुरुपद पदुम परागा और सुरुच सुबास सरिस अनुरागा, रामायण के श्री रामचरितमानस के पहले दोहे की चौपाई है। श्रद्धा से रोज 11 बार कीजिए, बृहस्पति का बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। राज जी, एक सवाल है मेरा आपसे। राज जी, जिनकी कुंडली में गुरु या बृहस्पति नीच का है या प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, वो क्या करें ऐसे वक्त में? कहा गया है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर गुरु आपके कुंडली में खराब है तो करते क्या है? सबसे पहले स्थान भ्रंश मन संतापम पुत्र पीड़ा महत भयम, यानी आपका स्थान छुड़ा देते हैं, मन में अशांति उत्पन्न करते हैं, डिप्रेशन इत्यादि देते हैं, पीड़ा देते हैं। ऐसे परिस्थिति में करना क्या चाहिए? बृहस्पति को अच्छा क्या लगता है? पूजा, अगर बृहस्पति नीचस्थ है तो पूजा करने से बहुत फायदा नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। बृहस्पति अगर नीचस्थ है तो जिन्होंने भी जीवन में आपको कोई ज्ञान दिया है, लाइक आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। और प्लस 7 बृहस्पतिवार सेलेक्ट कर लीजिए, शुक्ल पक्ष से पहला बृहस्पतिवार उठाइए। एक बृहस्पतिवार किसी ब्राह्मण को या किसी संत को आप हल्दी दे आइए, दूसरे बृहस्पतिवार धार्मिक पुस्तक दे आइए, तीसरे बृहस्पतिवार भोजन दे करके आ जाइए, कुछ केसर का लड्डू वगैरह दे सकते हैं या हलवा बना करके दे सकते हैं, जिसमें केसर मिलाने या खीर दे सकते हैं। एक बृहस्पतिवार को आप फ्रूट दे करके आ जाइए, एक बृहस्पतिवार आप पीला वस्त्र दे करके आ जाइए। तो इस प्रकार से संतों की सेवा करना या ब्राह्मणों की सेवा करना या जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है उनकी रिस्पेक्ट करना। जो बच्चे हैं जिनका बृहस्पति नीचस्थ है, आप स्कूल जाएं तो अपने टीचर के चरण को जरूर स्पर्श करें, तो उससे बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। सुगुप्ता जी, प्लैनेट तभी नीचस्थ होता है जब पूर्व जन्म में उससे रिलेटेड जो लोग मेरे जीवन में हैं उनके प्रति मैंने अच्छा नहीं किया है, उनको प्रताड़ित किया है। सूर्य तभी नीचस्थ होगा जब मैंने पास्ट लाइफ में अपने पिता की बातों को नहीं माना है या पिता को मेरे द्वारा पीड़ा पहुंची है। तो अगर इस जीवन में पिता का रिस्पेक्ट करूंगा तो मुझे उसके नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार बृहस्पति तभी आपके कुंडली में नीचस्थ है या खराब है या 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में अपने जिन लोगों ने कुछ सिखाया है आपने उनका सम्मान नहीं किया है। इस जन्म में कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट देगा। जी सुगुप्ता जी। हेलो। चलिए संजय जी और राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए और समझाने के लिए कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन हम सबके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। GNT की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।